नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। महाराष्ट्र में दो पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, महाराष्ट्र में दो गठबंधन लड़ रहे हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, दूसरी तरफ महायुति है, लेकिन दोनों ही गठबंधन जोर आजमाइश कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि 90 सीटों पर तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। जो पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आएगी और बहुमत भी लेकर आएगा अगर गठबंधन, तो जिस पार्टी के ज्यादा उम्मीदवार जीतकर आएंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। तो एक तरीके से एक अलग ही लड़ाई, एक अलग ही झगड़ा, एक अलग ही राड चल रही है। वहीं इसी बीच योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है उन्हीं सभी उदाहरणों को बताते हो कि पहले उत्तर प्रदेश कैसा था, आज उत्तर प्रदेश कैसा है, पहले मुसलमान उत्तर प्रदेश में क्या करते थे और आज क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन सभी चीजों को बोलते हुए मंच से उन्होंने खुल्लम खुल्ला अगर कहें तो विपक्ष को चुनौती दे दिया। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने वो आपको सुनाएंगे और फिर क्या कहा है उस पर चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। एक बार सुनाइएगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो। जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो। हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना मोदी? पंकज जी, औरंगजेब को तो महाराज जो है शिवाजी महाराज खत्म कर चुके हैं। अब योगी जी का इशारा किसकी तरफ है? औरंगजेब की आत्मा जिसमें घुस गई है उसकी तरफ। बहुत सारे ऐसे, जिस तरह हमारे देश में काले अंग्रेज है ना, चमड़े का रंग तो भारतीय की तरह दिखता है लेकिन सोच, विचार, भाव सबसे अंग्रेज है। उसी तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो कि बार बार झुक झुक कर महाराष्ट्र की राजनीति में सजदा कर रहे हैं। जहां पनाह तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। और बहुत सारे आपको ऐसे दिख जाएंगे उनके बयानात में कि हम अगर सरकार में आए तो अहमदनगर दोबारा नाम हो जाएगा, औरंगाबाद दोबारा नाम हो जाएगा, औरंगजेब की मूर्ति लगाएंगे, वो शाहजहां को बाप मानेंगे, इस तरह की बातें करते हैं। वो सारे हिंदू हैं जो बोलने वाले हैं। तो उनकी ओर इशारा था। मैं एक उदाहरण बताता हूं, आप गौर से सुनिएगा। जब जब हिंदू भाव को भूले, आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान। वो जब जब हम हिंदू के भाव से बाहर निकलकर जाति के भाव में आए, तब तब हमारी धरती भी छूटी, भाई भी मारे गए और हम वहां से पलायन को, भागने को मजबूर हुए। आज अफगानिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं कि कौन वहां दलित है, कौन सवर्ण है, कौन क्या है। आज वहां हिंदू नहीं है। 2-4 मंदिर बचे हैं गिनी चुने, बस 4 परिवार बचे हैं। संस्थान भी गया, धर्म संस्थान भी गया, भाई भी मारे गए, धरती भी छूटी। वो लवकुश में कुश वाला काबुल था। लव जो है राम जी के पुत्र लव के लाहौर की बात कहता हूं, वहां भी यही था।
कि बनियों ने पूरा, जो बिजनेसमैन जो थे वहां बनिया कैटेगरी थी, जो दूसरे सिख भाई थे, जो दूसरे थे, आज वहां कोई नहीं पूछता मारने के पहले कि तुम फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, सवर्ण हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, बस हिंदू हो तो मारो। आपकी पीढ़ी को या हमारी पीढ़ी को शायद लाहौर याद नहीं होगा, काबुल नहीं याद होगा, लेकिन आज बांग्लादेश याद होगा, कश्मीर जो याद हो रहा है होगा। वहां। कश्मीर तो 90 के दशक में हो सकता है, बहुत सारे लोग बच्चे हैं। बंगाल याद होगा जो आज बंगाल में हो रहा है। कश्मीरी हिंदुओं को भगाने में सिर्फ 3 दिन। उनके पास एजुकेशन था, पैसा था, सेब के बागान थे, बड़े बड़े बंगले में रहते थे, ओ माय डार्लिंग ये इंडिया, इंग्लिश में बोल देते थे। सिर्फ 3 दिन में उनको भगा के टेंट में यहां बसा दिया। इसलिए मैंने कहा, जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। अब आजादी के बाद, अच्छा इन्हें बटेंगे तो कटेंगे से बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी में है ना ये, अंग्रेजी में यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल अगर रहता तो मैडम के समझ में आ जाता कि हाँ ये वाली बात सही है। क्या ये सच नहीं है कि इस देश में जब जब आपस में फूट पड़ा दूसरे ने फायदा उठाया? क्या डिवाइडेड रूल इस देश पर राज करने की तरकीब नहीं थी? बिल्कुल। और उस डिवाइडेड रूल के सामने अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे का नैरेटिव खड़ा हुआ तो परेशानी क्यों है? किसको है? काले अंग्रेजों का। अब मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। आप कहते हैं ना कि हमें बांटा क्यों? आप ये कहेंगे कि ब्राह्मणों ने बांट दिया, हमारे वेद ग्रंथों ने बांट दिया। मैं आपको फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स बताता हूं कि किसने बांटा है। सबसे पहले इस देश में जनगणना हुई 1901 में, ऑफिशियल। उस वक्त हमारे देश में जातियों की संख्या महज 2378 थी, सिर्फ 2000 जातियां थी। जब अंग्रेजों ने 1901 में जनगणना कराया, 31 में जब अंग्रेजों का पराभव होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो जाने के मूड में आ गए, तब हमारे देश में जातियों की संख्या बढ़कर हो गई 4147, मतलब दुगनी। पूरे 5000 साल के इतिहास में हम सिर्फ 2000 जातियां थे, उसमें भी 1857 के गैजेट के अनुसार तो हम 1632 थे सिर्फ। और जब अंग्रेज यहां आए तो सिर्फ 643 जाति थे। मैं 1768 की बात कर रहा हूं, जब 1768 में मात्र 643 जाति थे, तो सोचिए कि मुगलों के आने के पहले हम कितने होंगे? बहुत कम, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले 100 से भी कम। तो 5000 साल तक हम बौद्ध, हूण, शूक, ये शैव, शिव, शाक्त, वैष्णव सब रहने के बावजूद हम 100 से कम थे। लेकिन जब से मुगल आए तब से और अंग्रेज गए, तब से अंग्रेज के जाने तक हमारे यहां जातियों की संख्या सिर्फ 4147 थी। अब आए उससे भी घातक काले अंग्रेज। आजादी के वक्त याद रखिए 4147 जातियां इस देश में, और फिर आया काले अंग्रेजों का राज, जिसे हम गांधी फैमिली का राज बोलते हैं। पता है 2011 के जनगणना के अनुसार हिंदुओं में कितनी जातियां थी? कितनी जातियां बांटा? अब बताइए, जो मुगल, अंग्रेज, इतने सारे ब्राह्मणवाद और ये सारे करके नहीं कर सके, वो सिर्फ 4000 तक पहुंचे, वो सिर्फ इन्होंने 40 साल में 8 लाख पहुंचा दिया। ज्यादा खतरनाक कौन बांट रहा है? हम खुद को ही ये हार्ड फैक्ट्स हैं। नहीं, आप फिर गलत बोल रहे हैं। इस देश के लोगों ने कभी यह डिमांड नहीं किया कि मेरी जाति में उपजाति बनाओ। आजादी के बाद सबसे ज्यादा इस देश को जातियों में बांटा गया है, और बांटने वाला सिर्फ और सिर्फ एक परिवार है, और वो परिवार न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। वो एक ऐसा हाइब्रिड परिवार है जिसको जलन है, कीड़ है, और वो अंग्रेजों से भी ज्यादा घातक है। वो डिवाइडेड रूल फॉलो कर रहा है, और आज भी हर मंच से वो कह रहा है कि आपकी जातियों को गिनेंगे, और कोई उसका पकड़ के मुंह नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, अब समझ में आया जी कि औरंगजेब की औलादे, उनका जिन किसमें है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि राष्ट्र के लिए मर रहे हैं, अपने धर्म के लिए मर रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं कि तुम्हें खंड खंड में इतने टुकड़ों में बांट देंगे, तुम एक राष्ट्र के रूप में कभी एक रह नहीं सकोगे। दक्षिण में जाएंगे तो कहेंगे कि उत्तर की राजनीति में मुझे घुटन महसूस होती है। जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कहेंगे कि जाति जनगणना कराएंगे। जब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कहेंगे ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब पंजाब में जाएंगे तो कहेंगे कि सिखों को मारा जा रहा है। वो जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के लोगों को दूसरे के खिलाफ खड़ा करेंगे। यही तो डिवाइडेड रूल है। वो सनातन को डेंगू, एड्स की तरह बताएंगे।
वो भाषा के नाम पर लड़ाई करेंगे कि तेलुगु की कम संख्या है तो तमिल की ज्यादा है, तो हिंदी भाषियों ने दबा रखा है। यही तो डिवाइडेड रूल है। एक रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का जो बयान था 1 महीना पहले आगरा में दिया गया था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे हाथों हाथ लिया। आरएसएस की भी इस बयान पर सहमति है। हरियाणा में यह नारा टेस्ट कर लिया गया, हरियाणा की जनसभाओं में यह नारा दिया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और जहां वो गए वहां जीत हासिल हुई उस सीट पर। अब तैयारी महाराष्ट्र की है। अबू आजमी का बयान आपने सुना होगा कि अभी 2 हैं विधायक, 4-5 और अगर जीत कर आ जाते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि मुसलमान को कोई छेड़ दे। इसी तरीके के बयान जो है वो समाज में बांटने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बोलते हैं तब उन्हें कट्टर बता दिया जाता है। लेकिन वाकई में आज के वक्त की मांग भी है और हकीकत भी है, इतिहास से सीखने की जरूरत भी है कि वाकई में अगर बटेंगे तो कटेंगे। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।